डॉक्टर संदीप, पहली बार अजीब सी स्थिति है। मतलब 202 विधायकों के साथ सरकार का भविष्य क्या होगा उस पे अभी भी डगमग है। और मेरे कुछ दर्शक कह रहे हैं कि साहब 202 के बिल्कुल डगमग है, क्लैरिटी नहीं है, एक दूसरे के ऊपर अविश्वास है। बीजेपी को कब तोड़ देगी, बीजेपी क्या कर लेगी, ये बिल्कुल अविश्वास है। आप किसी से बात करिए वहां जेडीयू के लोगों से, और इसका सब लोग ये गारंटी मान रहे हैं कि जेडीयू को तोड़ेंगे तो जरूर। अब वो समय के बारे में अलग अलग राय है। मैं एक चीज और आपसे जरा पूछ लूं कि नीतीश का एक चीज तो तय है कि नीतीश एज अ पॉलिटिशियन बिहार की होम टर्फ में उनका उनका कोई मुकाबला नहीं है। मैं होम टर्फ की बात कर रहा हूं क्योंकि नीतीश कोलिएशन मास्टर रहे हैं, और कुछ ऐसा रहा है कि नीतीश जब भी मंत्री बने हैं, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, वो कोलिएशन में ही बने हैं। वो फुल मेजोरिटी वाले उसमें कभी भी नहीं रहे। वो पहली बार मंत्री बने देवीलाल 89 में, देवीलाल जी के साथ एग्रीकल्चर मंत्री, कोलिएशन मंत्रालय। उसके बाद फिर वो जब बीजेपी के साथ बने तब वो कोलिएशन ही बनते रहे, बिहार में कोलिएशन बनते रहे। तो नीतीश जी के शायद लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर तो हो जाएंगे, अभी अभी तो नहीं हुए हैं, लेकिन अभी कुछ दिन में हो जाएंगे। लेकिन शायद उनका एक जो ये सपना है कि एक बार अपनी सरकार रहती, अपने मन से चलाते, वो पूरा नहीं होगा। इन सारे उसमें एक नया मैंने आज यही इसी में देखा, उनको सुशासन बाबू पहले कहा रहा था, फिर पलटू चाचा हुए, अब उनका नाम कुर्सी कुमार लोग इस बार कर रहे हैं। तो क्या नीतीश जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए केवल ये काम करते हैं? लेकिन नीतीश के अलावा कोई और बाइंडिंग फैक्टर है ही नहीं बिहार में इस समय एज ऑन डेट। तो इस पे भी जनाब मैं एक, क्योंकि नीतीश बाइंडिंग फैक्टर है फॉर ऑल दी ईबीसी खास करके, और नॉन, ये जो मुस्लिम भी उनको वोट देने में उनको परहेज नहीं है, बीजेपी को है। लेकिन इस बार मैं इस पे जरा करता हूँ कि नीतीश जी कितना नेतृत्व देने में कितने वो रहेंगे, क्योंकि बार बार उनके हेल्थ की बात कही जाती है, लेकिन मुझे तो आज हेल्थ ठीक है, एज का अपना फैक्टर है, लेकिन दिमागी रूप से वो बिल्कुल चौकन्ने नजर आ रहे थे आज कम से कम। डॉक्टर संदीप जी, दिमागी रूप से वो कितने चौकन्ने हैं ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि एक ऐसे राजनेता हैं जो जिनमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और जिनकी विचारधारा भी बस अवसरवाद है। तो ऐसे राजनेता को कुर्सी कुमार कह रहे हैं लोग, थोड़ा सा रिस्पेक्ट ही दे रहे हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं। और उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। अगर लालू यादव जी का जो राज था, अगर वो जंगल राज था, तो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि इनका भी जो राज है वो जंगल राज से कम नहीं, कुछ ज्यादा ही है। इन्होंने जो स्ट्रक्चरल एक रिफ्ट है बिहार में, उसको बड़ा ही किया है। कोई काम कुछ मीनिंगफुल किया ही नहीं है। मतलब अजीबोगरीब एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में भी हैं, और कोई ऐसे नेता नहीं है, बस जुगाड़ का उनकी उनकी जो पॉलिटिक्स है वो चल रही है। और बहुत सारे लोगों को यही सुकून है कि पूरा एक उग्र हिंदुत्व की पॉलिटिक्स बिहार में नहीं हो पा रही है, चलिए यहाँ। तो एक अजीबोगरीब है। अभी तो ये जो सफलता इस चुनाव में लोग कह रहे हैं कि सफल हुए हैं, सहानुभूति है, इनका कुछ न कुछ प्रभाव है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चीजें एकदम हैं। क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो वो इस तरह से बार बार डगमगाते नहीं। ये भी कहना कि ये सब जंगल राज के नैरेटिव से सफलता मिल गई है, अरे भाई, हम लोग उस प्रधान सेवक के युग में जी रहे हैं जो मंच से कहता है कि मुझे गाली दी गई। अरे बड़े नेताओं को तो बहुत लोग गाली देते हैं, उसको मुद्दा बना देना, फिर नेशनल मीडिया पर उसको डिबेट करवाना। और वो मीडिया जो बिक ही नहीं चुकी है, मतलब भयावह स्थिति में जा चुकी है, एकदम रसातल में जा चुकी है, जो व्हाट्सएप से चलती है, जो व्हाट्सएप से नैरेटिव लेके फिर डिबेट करती है, देश के मुद्दे उसको नहीं दिखाई देते हैं। वो उस सब मीडिया का भरोसा, सहारा, ये पहले से लोगों को परसेप्शन बनाना, इतना सारी मशीनरी लगी हुई थी कि चुनाव अब कुछ भारत में मैंने उस तरह का हो ही नहीं सकता। अब तो पूरा मिल के घेरते हैं मीडिया का। इनके लोग जो हैं वो सरकार की तरफ से लगातार सरकार के नैरेटिव को डैमेज ना हो जाए उस पर, उस तरह का डिबेट करते हैं, उस पर लाके घेरते हैं, उसका क्लिप काट के, उसके शॉर्ट्स काट के लोगों में घुमाया जाता है तमाम तरह के। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसका। उड़ीसा में अभी उपचुनाव था, और वहां पे एक जिला है जो कालाहांडी से कट के बना है, नुआपाड़ा। और उसी के एक विधानसभा में चुनाव था, और बीजेडी के कैंडिडेट की जीतने की उम्मीद थी। आपको अच्छा, बीजेडी का ही कैंडिडेट जीता था वहां। उसके माने उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उनका बेटा वहां पे कैंडिडेट था। बेटा को रातों रात बुलाया गया। बेटा वहां से निकला कि मैं एक्चुअली, वो गुजरात ओरिजिन का है, गुजराती ओरिजिन का है। तो वहां से निकला कि अपनी मैं कुल देवी की पूजा करने जा रहा हूँ, आया दिल्ली में और यहाँ शरणागत हो गया और पट्टा टांग के गया, और वहां से बीजेपी के टिकट से लड़के और जीत गया है।
तो माने आप समझ रहे हैं, इस तरह से जो माने ये कौन सा एथिक्स और मोरल है? और आप हर तरह से लोगों को धमकी दे के पैसे के बल पर इधर उधर से करके मतलब मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद ये सब एक तरह से इस डेमोक्रेसी में भारत की एक नंगा नाच चल रहा है, और कहते हैं कि जंगल राज था। ये कौन सा राज है? ये कौन सा राज, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह का जंगल राज भारत ने कभी देखा है। इस तरह से तो कभी मतलब कोई पॉलिटिक्स है ये, कि आप विपक्षी को ही खरीद ले रहे हैं, विपक्षी को एक दिन पहले खरीद ले रहे हैं जिस दिन नामांकन होना है, उसके बाद वो जीत के जाता है, आप यहाँ सीना ठोक रहे हैं कि मैंने उपचुनाव जीत लिया। तो अगर इस तरह से आप जीत रहे हैं तो आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और टिप्पणी, ये तो मेरे सवाल का जवाब हो गया। ये जो 372 या 272 लोग हैं, ये एक नंबर के बेशर्म, बेहया, बदतमीज लोग हैं। इसलिए इसमें 16 जज हैं, ये सब वो कहाँ थे? पहले सवाल तो इनसे इनसे कुकर्मियों से पूछा जाना चाहिए कि तुम कहाँ थे जब एक जो चीफ जस्टिस जो था सुप्रीम कोर्ट का, वो अपनी ही सेक्सुअल हरासमेंट के केस में अपनी कमेटी को चेयर करता है और अपने को एक्सोनरेट कर लेता है। तुम कहाँ थे कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो आरती उतार रहा है एक बड़े नेता के साथ? उसको कम से कम जब पद पे है तो अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए ना। उसमें कुछ एम्बेसडर्स हैं, कुछ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं। आपने कभी कोई सवाल क्यों नहीं किया कि भारत में कैसे इस जो लोकतंत्र है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है? इन्होंने पिगासस के मुद्दे पे क्यों नहीं चिट्ठी लिखी 272 लोगों ने, कि विपक्षियों के फोन को आप सुन रहे हो और मतलब आप कंप्रोमाइज कर रहे हो, आप लोगों की निजता से कंप्रोमाइज मैंने उसका हनन कर रहे हो, उस पर सवाल क्यों नहीं पूछा इन लोगों ने? क्रोनी कैपिटलिस्ट इनका जो है उस पर केस होती है, उस पर क्यों नहीं सवाल पूछा इन लोगों ने? इन लोगों ने सवाल क्यों नहीं पूछा कि एक बड़ा नेता जो अपने को प्रधान सेवक कहता है, उसकी डिग्री पर आज तक जजमेंट नहीं आया, क्यों नहीं लेटर लिखते हैं जुडिशरी को? ये क्यों नहीं लेटर लिखते हैं कि एक प्रदेश का बड़ा नेता जो एक विशेष धर्म से आता है, आजम खान उत्तर प्रदेश से, उस व्यक्ति को जबरदस्ती एक मुकदमे के बाद एक मुकदमे पर गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या इस देश का मीडिया, प्रशासन, न्याय व्यवस्था मर गई है? कहाँ थे ये लोग? क्यों नहीं लेटर लिखते हैं ये लेटर क्यों नहीं लिखते हैं जब डीमोनेटाइजेशन फेलियर हो जाता है, जब देश की इकोनॉमी का नुकसान होता है? सरकार जब पिछले कई सालों से आंकड़ा नहीं दे रहे तो लोग मर चुके थे, क्यों नहीं लेटर लिखते हैं 272 लोग? जो भारत सरकार है वो 10 साल के बाद और 10 साल पे जनगणना करानी होती है, क्यों नहीं करा पा रही है? पूछते क्यों नहीं है ये? कहाँ थे ये लोग? अभी कहाँ से निकल आए? ये इसलिए आ गए हैं कि विपक्ष इसको मुद्दा न बना ले। जब कहीं का भी बुद्धिजीवी या फिर उस सिस्टम के लोग जब सरकार की चापलूसी करने लगते हैं तो सिस्टम सड़ जाता है। आपको सवाल पूछना होगा, इतना भी अपने स्वार्थ में नहीं अंधा हो जाना चाहिए। बिहार में हर तरह का स्ट्रक्चर जो है वो टूट चुका है, क्यों नहीं सवाल पूछते हैं ये? क्यों नहीं सवाल पूछते हैं कि ये मैथ्यू फरेरो जो ब्राजील की मॉडल है वो कहाँ की है? 10 बूथ पे 22 वोट कैसे डाल के चली गई, कैसे आई वो? क्यों नहीं सवाल पूछते हैं कि राफेल जो 500 में खरीदना था वो 1500 में क्यों, क्षमा करिएगा, 500 करोड़ में खरीदने की डील हुई थी यूपीए 2 में, 1500 करोड़ में क्यों खरीदा महामानव ने, प्रधान सेवक ने? क्यों नहीं पूछते हैं 272 लोग? ये एक नंबर के बेहया, बेशर्म, बदतमीज लोग हैं, और इनको कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। जिस देश में ये क्यों नहीं पूछते हैं कि जो दिन रात हिंदुत्व की बात करते हैं वो क्यों नहीं एक राष्ट्रगान लिख देते हैं हिंदी में, संस्कृत में? आपको मालूम है देश का जो राष्ट्रगान है जिसे हम औपचारिक मुद्दों पर गाते हैं, और जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा और वो साधु बांग्ला में है, और जो राष्ट्रगीत है एक उर्दू में है और एक साधु बांग्ला में है। वंदे मातरम जो है उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत बांग्ला में लिखा है, और इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, उन्होंने भी एक राष्ट्रगीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, अमार सोनार बांग्ला। तो ये क्यों नहीं बताते हैं कि देश के लिए सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष मूल्य जरूरी है, सांप्रदायिकता जरूरी नहीं है? ये बाबा दुनिया भर के घूम रहे हैं, ये क्यों नहीं उनके फर्जी जो देश को तोड़ने वाले, समाज को तोड़ने वाले मामले हैं, उन पे क्यों नहीं ये लेटर लिखते हैं? दिल्ली के लोग अस्थमा से मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, प्रेग्नेंट औरतें जो हैं वो मर रही हैं, ये जो आने वाली भारत की पीढ़ी है वो मर रही है, पानी गंदा हो चुका है, हवा गंदी हो चुकी है, खाने गंदे हो चुके हैं। भारत में दुनिया का सबसे थर्ड क्लास खाना खाते हैं लोग। यहाँ की जो अपने को तथाकथित अपर कास्ट के लोग कहते हैं अपने आप को, वो भी थर्ड ग्रेड खाना खाते हैं। सब कुछ पॉल्यूटेड हो चुका है, क्यों नहीं लेटर लिखते हैं ये लोग? आप समझिए इस बात को कि ये महा बेईमान लोग हैं। ये लोग कुछ रेवड़ियां इनको मिल जाए इसलिए अपने प्रधान सेवक के चरणों में दंडवत हो गए हैं। तो इस बात को समझिए कि बिहार विपक्ष के लोगों को साफ साफ एकदम सीना तान के, आंख में आंख डाल के, आंख से आंख नहीं मिला सकते हैं ये। नीतीश कुमार हो, चाहे ये प्रधान सेवक हों या उनके प्रधान कैबिनेट मंत्री हों, आंख में आंख डाल के खड़ा होना होगा। ये आंख में आंख डालने से डरते हैं, आंख मिला नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई नैतिक
नैतिक और अनैतिक के बीच की दूरी खत्म कर दी है, सब कुछ खत्म कर दिया है। देश गंभीर और घोर संकट में है, और जो समझ सकता है वो समझे, जो नहीं समझ सकता वैसे ही वो मतलब इसको लेता रहा टेकन फॉर ग्रांटेड कि नहीं ये जीत रहे हैं। जी जी, मैं डॉक्टर संदीप एक चीज और आपको मतलब इस दर्शकों को बता दूं, भारत का और बांग्लादेश का तो नेशनल एंथम लिखा ही राष्ट्रगान, श्रीलंका का राष्ट्रगान भी इन्हीं के द्वारा इंस्पायर्ड है। वो जो श्रीलंका का राष्ट्रगान है वो भी इन्हीं के यहाँ शांति निकेतन में रह के रहते थे, और उन्होंने वो दैट इज आल्सो जय जय इंस्पायर्ड। जय 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 हाँ श्रीलंके माते, मेरी बेटी हाँ गाती है वो। हाँ पाकिस्तान का जो राष्ट्र गान है अद्भुत है। और हाँ एक्चुअली कर्नाटक का जो राज्य का गीत है सर, उसको कुवेम्पू ने लिखा था, वो भी बहुत हाँ जबरदस्त है। हाँ।